हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा था अपने को, ठीक है। देखो भाई बात बंद कर दो। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कवर कर रहे थे जिसमें हमने हीट कवर कर लिया था और वर्क कवर कर लिया था और लास्ट पार्ट पे इंटरनल को भी कवर कर लिया, बराबर। कि जो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, जो मॉलिक्यूलर लेवल की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते थे, इंटरनल। जैसे पूरा का पूरा मार्कर अगर आगे बढ़ रहा है तो ये मार्कर की काइनेटिक एनर्जी, मार्कर के आसपास कोई फील्ड है तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब ये चलेगा तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल वो भी तो वाइब्रेट करेंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो सकती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई मॉलिक्यूल सीधा चल सकता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल क्या सीधा ट्रेवल कर सकता है, या तो बेटा मॉलिक्यूल क्या अपने एक्सिस पे वाइब्रेट कर सकता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हम हाई टेंपरेचर पे कैलकुलेट करते थे, या तो ये अपनी एक्सिस पे मॉलिक्यूल रोटेट भी तो कर सकता है, इसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे एक दूसरे को। लेकिन जब आइडियल गैस की बात कर रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस की हम इग्नोर कर देते थे, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन का फोर्स होता ही नहीं है। तो इसका मतलब जो भी टोटल एनर्जी होती थी, अगर आइडियल गैस है और सिस्टम हमारा रेस्ट में है और कोई आसपास कोई इसके फील्ड नहीं है, तो जो टोटल एनर्जी बॉडी की होती थी वही इंटरनल एनर्जी होती थी और वही काइनेटिक एनर्जी होती थी। और आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में भी तो कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक ही तो है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी केवल किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है। बात समझ पा रहे हो? दूसरा सुन, अब बात करते हैं लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को करने से पहले थोड़ा जीरो लॉ समझा देता हूं। हाँ, फर्स्ट लॉ पहुंचने से पहले काफी लेक्चर से आप वेट कर रहे हो, फर्स्ट लॉ बोलते हैं लेकिन कुछ और पढ़ा के निकल जाते हैं, है ना, पढ़ा नहीं रहे। फर्स्ट लॉ आएगा यार, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले जीरो लॉ पढ़ लो, जीरो के बाद फर्स्ट आएगा ना, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देखो ये लॉ क्या बोलता है बेटा, यहाँ पे बात होती है, अगर मैं आपसे बोलूं तो शायद आपने सुना भी होगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम करके एक वर्ड आता है। एक आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, एक टर्म आता है आपने थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग क्या होता है? तो जो निकल के आपके दिमाग में सामने आ रहा होगा वो भी गलत नहीं है। सर अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब वो दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। भाई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहां आपने क्या पढ़ा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, उसे बोलते हैं ना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर दो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, या जो हम समझते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ये भी बात सही है, गलत नहीं है। तो अगर मैं आपको जीरो थोड़ा एक मिनट में पढ़ा दूं तो इतना ही है, समझो। अगर मान लो कोई बॉडी ए, बढ़िया आगे थोड़ी डिटेल में कर दूंगा, अगर कोई बॉडी ए किसी बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट, और यही बॉडी ए एक सेपरेटली बॉडी सी के साथ भी क्या है, या फिर यही बॉडी बी और सी के साथ भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी अगर कोई बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और बॉडी सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी अपने आप ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बट समझते हैं इतने से काम तो हो जाता है अपना, बट एग्जैक्ट फील नहीं आती है थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या, केवल यही मतलब है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया ना तो फंस जाओ। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का अगर मैं आपको सही बताऊं तो ठीक है, ये बात समझ में आती है कि जब दो बॉडी के बीच का, जब दो बॉडी बेटा, दो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, हम बोल सकते हैं दोनों बॉडी क्या है, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। बट अगर मैं आपसे थोड़ा अगर ऐसे पूछ लूं, क्या बेटा कोई एक बॉडी भी खुद में थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकती है क्या, तो फिर आप सोचने पड़ जाओगे। क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जो हमारे दिमाग में भरा जाता है कि जब दो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो,
सेम हो तो हम बोलेंगे दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा मोस्ट स्टेबल पोजीशन। ठीक है, मोस्ट स्टेबल पोजीशन। जैसे मैं बोलूं कि मान लो अपने पास ये रिंग है, आपने एक बॉल लिया, बॉल को यहाँ तक उठा के ले आए, छोड़ोगे फिर तो यहीं आएगी। इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, छोड़ोगे फिर तो यहीं आएगी। इसका ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बहुत स्टेबल पोजीशन है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इक्विलिब्रियम आते ही क्या होता है बेटा, सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कहीं से तुम गलत नहीं सोच रहे हो। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये अराइज होता है कि ठीक है, आप बोल रहे हो थर्मल इक्विलिब्रियम का जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं सर दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या कोई एक बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकती है क्या? ठीक है, तो उसका आंसर है यस। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की जो सही डेफिनेशन होती है बेटा, वो ये होती है when the macroscopic properties of system remains constant then body said to be in thermal equilibrium। यानी अगर किसी बॉडी की जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब अनंत काल तक कांस्टेंट बने रहे तो बोला जाएगा बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। मेरी बात समझना, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन थर्मल इक्विलिब्रियम की। when the macroscopic property of system when the macroscopic properties of system like pressure, volume, temperature, number of moles remains constant then it is said to be body is in thermal equilibrium। अगर किसी भी बॉडी के ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ, काफी समय तक कांस्टेंट ही बना रहे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मान लो हमने एक सिस्टम लिया बेटा, अब इस सिस्टम की वॉल को हमने एडियाबैटिक बना दिया। इसकी वॉल को हमने क्या कर दिया, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है ना। अब इसमें मान लो बेटा हमने गैस भर दिया जिसका प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T, नंबर ऑफ मोल्स है N। अच्छा, अगर बॉडी बेटा आइसोलेटेड हो गई यानी इंसुलेटेड बॉडी हो गई, अब ये सराउंडिंग के साथ किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी अगर एडियाबैटिक होती है तो सराउंडिंग के साथ कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब अब इस बॉडी का अनंत काल तक प्रेशर P ही रहेगा, वॉल्यूम V ही रहेगा, टेम्परेचर T ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स N ही रहेगा। इसका मतलब ये एक बॉडी भी खुद में ही क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। बात समझिए, कांसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, क्योंकि नीट वालों को नहीं बट जेई वालों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, उनमें से तुम नीट वाले इतना ही पढ़ के जाएंगे ना कि अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है थर्मल इक्विलिब्रियम, बट जेई वालों के लिए तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पड़ा। उनका कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम होता है कि क्या कोई एक बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती है क्या। तो बच्चे एक्चुअली थर्मल इक्विलिब्रियम को पढ़ के यही जाते हैं टेम्परेचर से। ठीक है, जबकि रियल फील क्या है बेटा, कि अगर किसी भी सिस्टम की जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, अगर ये इनफाइनाइट टाइम तक कांस्टेंट बना हुआ है तो क्या बोलते हैं हम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमने एक ही बॉडी लिया, क्या हमने यहाँ दो बॉडी लिया क्या, उसी बॉडी की बाउंड्री को हमने क्या कर दिया, इंसुलेटेड। यानी क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बराबर। तो अगर जब ये बॉडी बेटा एडियाबैटिक बाउंड्री होगी तो ये किसी तरह का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ करेगा नहीं। इसका मतलब इसका प्रेशर जो पहले था वही हमेशा मेंटेन रहेगा, काफी समय तक P रहेगा, V रहेगा, T रहेगा और N रहेगा। इसका मतलब एक बॉडी भी खुद में भी सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकती है, बशर्ते उसकी बाउंड्री एडियाबैटिक होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या, उसकी बाउंड्री कैसे होनी चाहिए, एडियाबैटिक बाउंड्री। एक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरा सुनो, अब अगला तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूं कि कैन थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मतलब लीक से हट की सब बात बता रहा हूं, सुनते जाओ। ठीक है, कि कैन थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट है तो क्या तब भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा, और आप फिर वही बात, अगर एकदम बेसिक पढ़ गए हो बेकार वाली केमिस्ट्री, तो क्या बोलोगे तुम, थर्मल इक्विलिब्रियम में दो बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं। मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूं, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकती है। यानी दो डिफरेंट टेम्परेचर होते हुए भी दो बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकती है। जरा उसको सुनो। ठीक है, अगर मैं बेटा सपोज करो मैंने दो सिस्टम ले लिया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, दो सिस्टम ले लिया और इनकी बॉडी को मैंने चारों तरफ से एडियाबैटिक वॉल बना दिया।
इनकी बॉडी को चारों तरफ से क्या है, एडियाबैटिक वॉल बना दिया। इवन दो बॉडी है ना, इसकी वॉल को भी मैंने एडियाबैटिक बनाया। बहुत ध्यान समझिएगा। हाँ, अब एक कंटेनर ये है, कंटेनर दो बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी। इसमें जो गैस भरी है उसका प्रेशर है बेटा पीए, जो वॉल्यूम है बीबी, टेम्परेचर है आपका टीए, सॉरी वॉल्यूम पीए कर देता हूं, टेम्परेचर क्या है टीए, नंबर ऑफ मोल्स है एन। यहाँ पे प्रेशर है पीबी, वॉल्यूम है बीबी, टेम्परेचर है टीबी और नंबर ऑफ मोल्स है एन। क्या बताओ बेटा, इन दोनों बॉडी का अगर इसका टेम्परेचर टीए है, क्या मैंने टीए लिखा है क्या? नहीं। टीए और टीबी डेफिनेटली डिफरेंट टेम्परेचर है इसका मतलब। और एक बात बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या दो डिफरेंट टेम्परेचर भी में भी थर्मल इक्विलिब्रियम आ सकती है? यस। देखो ये बीच की वॉल कैसी है, एडियाबैटिक। इसका मतलब इस वाले जो कंटेनर है इसका टेम्परेचर भले ज्यादा हो कम हो, ये अनंत काल तक तो यही रहेगा ना, और ये बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा टीबी। इन दो डिफरेंट टेम्परेचर पे भी थर्मल इक्विलिब्रियम आ सकता है। समझ में आया क्या? तो थर्मल इक्विलिब्रियम दो डिफरेंट टेम्परेचर पे भी अचीव हो सकता है। बशर्ते वॉल कैसी होनी चाहिए? हाँ बोलो। आइसोलेटेड है वॉल, आइसोलेटेड एडियाबैटिक क्या अंतर है? राजा मान के ठीक है। एडियाबैटिक और आइसोलेटेड क्या होता है बेटा? आइसोलेटेड का मतलब जो सराउंडिंग से अलग थलग पड़ा है बेटा, जिसका सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। अब हम सराउंडिंग से अगर मतलब नहीं चाहते तो हम अपने आप को आइसोलेटेड कर लेंगे, क्यों? हम सराउंडिंग से किसी तरह इंटरेक्ट ना कर पाए। जब भी आइसोलेटेड बोले तो दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए, वॉल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब ये होता है नॉन कंडक्टिंग ना। अगर वॉल कंडक्टिंग हो गई तो फिर आइसोलेटेड नहीं होगा ना, तो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, या एनर्जी लॉस करेगा या एनर्जी गेन करेगा सराउंडिंग के साथ। बात समझ में आ रही है क्या? तो बेटा आइसोलेटेड है। तुमको बोलना चाहिए था डायाफ्रामिक वॉल बनाया था, बताता हूं। पहले इतनी बात समझ में आ गई क्या? पूरा मत मानना ऐसे। टीए और टीबी, ठीक है। तो इसका बेटा ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर है, और डिफरेंट टेम्परेचर पे ये बॉडी अपने आप में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी क्या है? अपने अलग अलग टेम्परेचर होने के बाद दोनों बॉडी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तुम्हारे नोटबुक से पास इसके पास रखा है, देखो पर्सनल रखा है, अपना पीए रखा है, देखो स्पॉट बॉय तुम्हारा। चलो समझ में आया बेटा क्या है ये वाला बात? अब वो बात बताते हैं जो तुम सुनने के लिए बैठे हो। चलो देखो ध्यान से देखो बेटा, अब मैं फिर से दो बॉडी लेता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने ये वॉल भी क्या बनाई? एडियाबैटिक। ये वॉल भी क्या बनाई? एडियाबैटिक। देख कर ना बेटा, और यहाँ पे ये जो वॉल है ना बेटा, ये डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग। आप समझो, अगर मान लीजिए यहाँ कोई गैस है जिसका प्रेशर पीए है, वॉल्यूम पीए है और टेम्परेचर टीए है। यहाँ पे कोई गैस जिसका प्रेशर पीबी है, वॉल्यूम बीबी और टेम्परेचर टीबी है। मान लेते हैं टीए इज ग्रेटर देन टीबी। टीए जो है वो टीबी से ज्यादा है, इधर का टेम्परेचर ज्यादा है। बहुत ध्यान समझना, जब इधर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बहुत अच्छे समझना इस बात को, तो क्या होगा बेटा? इधर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि गैस ही तो भरा है इसके अंदर। तो गैस की काइनेटिक किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो अगर इस चैम्बर का टेम्परेचर ज्यादा है, इधर के जो मॉलिक्यूल है बहुत तेज वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत तेज मोशन चल रहा होगा इनका। और इधर का टेम्परेचर तो हमने क्या माना है? कम। इधर के मॉलिक्यूल आराम आराम से वाइब्रेशन कर रहे होंगे। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इधर के मॉलिक्यूल जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं, इधर के धीरे 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 धीरे, यहाँ जोर जोर से, यहाँ धीरे धीरे। यहाँ से एनर्जी क्या होगी? फटाक से उधर ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझ ना, यही मॉलिक्यूल धक्का मार के उन मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी क्या देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। एनर्जी का मतलब क्या दे रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं। कब तक ऐसा करेंगे? जब तक दोनों चैम्बर का टेम्परेचर सेम हो। दिस इज कॉल्ड हीट। इसी को हीट बोलते हैं। इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर का तरीका, और यही तरीका होता है। इधर का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, इधर के मॉलिक्यूल क्या बहुत तेजी से मोशन कर रहे होंगे, ठीक है, और इधर के मॉलिक्यूल टेम्परेचर कम है, यहाँ धीरे धीरे चल रहे होंगे। तो ये बहुत तेजी से जाके इसको हिट करेंगे। जब ये मॉलिक्यूल इसको हिट करेंगे उधर के मॉलिक्यूल को, तो अपनी एनर्जी को वहां पे क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। किस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे? टेम्परेचर के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। और कब तक ट्रांसफर चलता रहेगा? जब तक इधर का टेम्परेचर इधर के टेम्परेचर के बराबर ना। और तब हम बोलेंगे अब आ गई थर्मल इक्विलिब्रियम। बात समझ आ गया? फिर आएगी थोड़ी देर बाद क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम, जब टीए का टेम्परेचर टीबी के बराबर हो जाए। बात समझ में आ गया क्या?
तो अब यहाँ से जो डायथर्मिक बाउंड्री थी और आपको हीट का कंसेप्ट भी समझा दिया क्या होता है। अब समझ लो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे। अगर मैं बोलूं मेरे पास, और ध्यान समझिएगा, ये दो बॉडी है, इनकी इधर ये सारी बॉल हमने कैसी बनाई है, आइसोलेटेड। इधर कितनी बॉल है, क्या है, आइसोलेटेड। और ये कोई बॉडी है सी, मान लो कोई बॉडी है ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये सारी वॉल एडियाबैटिक है, बट ये वॉल कैसी है, डायथर्मिक वॉल है, ठीक है। अब मान लो, सपोज करो बेटा कि अब तुम्हें जो समझना समझ लो, सी का टेम्परेचर ए से ज्यादा है या ए का टेम्परेचर सी से ज्यादा है, जो तुम्हें मानना वो मान लो। अगर मान लो कि अगर सी का टेम्परेचर ए से ज्यादा है तो हीट कहां से कहां आएगी, सी से ए में, और आराम से आएगी क्योंकि बॉडी कैसी है, वॉल कैसी, डायथर्मिक। और ये काम कब तक चलेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है, बराबर। अगर सी का टेम्परेचर बी से भी ज्यादा है तो क्या होगा, सी से हीट कहां आएगी, बी में। ये काम कब तक चलेगा, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो अगर बताओ आपके पास सी है, ए है, बी है, अगर टी का टेम्परेचर टीसी हो गया, ये टीए हो गया, ये टीबी हो गया, तो सी का टेम्परेचर ए से ज्यादा था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हीट एक्सचेंज हुआ, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, बराबर। फिर यहाँ पे सी का टेम्परेचर बी से भी ज्यादा था, हीट एक्सचेंज हुआ, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद हमने क्या किया समझने के लिए, ये कैसी बाउंड्री थी, एडियाबैटिक। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया डायथर्मिक बॉन्ड, इसको हटाया और यहाँ पे डायथर्मिक बॉन्ड लगाया। फिर भी देखा कोई टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हाँ। इसका मतलब ये और ये भी अपने आप ही टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया दोनों। बात समझ पाया क्या, यानी अगर कोई बॉडी सी किसी बॉडी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वही बॉडी सी किसी बॉडी बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम, इन दोनों का टेम्परेचर सेम, तो ये तो अपने आप ही सेम हो जाएंगे ना। तो इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, समझा क्या, कि अगर किसी भी सिस्टम की जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, देखो फंसा सकता है बेटा अगर अच्छे क्वेश्चन बना दिया उसने तुम्हारे सामने, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। एक अब वहां पे ऐसे ऑप्शन बना दिया कि व्हेन द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, सेकंड व्हेन द टेंपरेचर ऑफ बोथ द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन द प्रेशर ऑफ बोथ द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप ये मैक्रोस्कोपी वाला पढ़ के नहीं जाओगे तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन मारोगे क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट, जबकि सच्चाई क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी तो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा ना, तो ये हुआ बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया अच्छे से। आइए अब आते हैं, आपका इंतजार खत्म ही कर देते हैं अब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसको हम FLOT से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत लंबा नाम है, ठीक है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर मैं बोलूं जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बराबर। यही है फर्स्ट लॉ का, इसी में न्यूमेरिकल भी आएंगे तो आपके साथ, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अच्छा Q क्या है बेटा, हीट, और सामने लगा है प्लस, प्लस का मतलब हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर Q का साइन, अगर सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा तो आप न्यूमेरिकल करते समय Q का साइन पॉजिटिव रखिएगा। आपको न्यूमेरिकल में कुछ समझना पड़ेगा कि रखना क्या। अगर बोलेगा सिस्टम ने हीट रिलीज किया तो यहाँ पे न्यूमेरिकल करते समय फर्स्ट लॉ का Q का साइन नेगेटिव रखना पड़ेगा। अगर बोला गैस एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब क्या, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, तो यहाँ W नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। बोले गैस कंप्रेस हो रही है यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ये पॉजिटिव। इसके तुमको अपना खुद का विवेक लगाना पड़ेगा न्यूमेरिकल करते समय क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ Q की बात करो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लगा, तभी मैं लिख दे रहा हूँ हीट बाय द सिस्टम, या हो सकता है इसको ऐसे दिया हो हीट गिवन टू द सिस्टम। बात तो वही है ना, जो सिस्टम को हीट दूंगा सिस्टम की हीट बढ़ जाएगी। और ये क्या होगा बेटा, इसके सामने अगर नेगेटिव होता वर्क डन बाय द सिस्टम होता, ये पॉजिटिव है यानी सिस्टम पे हम खुद काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इनको तो तुम जानते ही होगे,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं कर सकते भाई। मॉलिक्यूलर लेवल पे बेटा पता नहीं कितनी तरह की एनर्जी है। आप तो क्या केवल देख रहे हो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल चल रहे हैं उनकी काइनेटिक, उसमें तीन भी तुमने देखा, कौन सा? ट्रांसलेशनल देख लिया, वाइब्रेशनल काइनेटिक देख लिया, रोटेशनल देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी में तुमने क्या देखा कि चलो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में वही पोटेंशियल, लेकिन अगर जरा मॉलिक्यूल के अंदर घुसो तो इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की भी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। प्रोटॉन भी घूमता है, न्यूक्लियस भी घूमता है। आगे पढ़ोगे जब हायर स्टडी करोगे तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, न्यूक्लियस भी चक्कर लगाता रहता है, तो न्यूक्लियस की भी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट भी करता रहता है, इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट भी स्पिन भी करता है, इलेक्ट्रॉन की रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। यानी उस क्वांटम फील्ड में जहां तुम जाने की भी नहीं सोच सकते, पता नहीं कितने तरह की एनर्जी मॉलिक्यूल रखता है जो हम खुद नहीं जानते, तो हम आपको बताएंगे कैसे। तो उस क्वांटम फील्ड में हम जाने की सोच भी नहीं सकते कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कितनी तरह की एनर्जी कोई भी मॉलिक्यूल रख सकता है। कोई मेजर एनर्जी हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम एग्जैक्ट एनर्जी का कैलकुलेशन मॉलिक्यूल के नहीं कर पाते, इसीलिए बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी का सही कैलकुलेशन नहीं। इंटरनल एनर्जी का मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जितनी एनर्जी तुम सोच सकते हो क्वांटम लेवल पे जाके वो सब ऐड करो। अपने को तो बड़ी एनर्जी पता है, काइनेटिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, न्यूक्लियस भी घूम रहा है, उसकी काइनेटिक, उसकी रोटेशनल, उसकी वाइब्रेशनल, कितनी एनर्जी हो सकती है मॉलिक्यूल के पास, उसको तो अपने को पता ही नहीं कि ये भी एनर्जी रखता है क्या ये। और सच्चाई यही है कि ना हमको पता है ना तुमको पता है ना किसी टीचर को पता है कि मॉलिक्यूल कितनी तरह की एनर्जी और रख सकता है उस क्वांटम लेवल पे जाके। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी का हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी भी नहीं कर सकते, इसीलिए और हमको करना भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा? वो चेंज में भरोसा रखती है कि पहले क्या थी अब क्या है, ये देखो क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ उससे मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। इसका मतलब डेल्टा यू क्या है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब दो तीन बातें यहां से बेटा समझ लो न्यूमेरिकल करने के लिए पहले, ठीक है, थ्योरेटिकल वाले बातें बाद में करेंगे, न्यूमेरिकल समझा देता हूं। ऐसे न्यूमेरिकल करने के तुमको बार बार हीट निकालना पड़ेगा या हीट देगा। हीट निकालने का क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन अपने को जो अपने लेवल पे आएंगे ना सब आइडियल गैस के लिए, ठीक है, अपने को पूरी थर्मोडायनेमिक्स गैस पे ही पढ़ दी। तो हीट का जो फॉर्मूला बनता है बेटा ध्यान रखना, फॉर गैसेस हम बात कर रहे हैं, फॉर गैसेस तो सारा क्वेश्चन गैस पे रहेगा। तो हीट का फॉर्मूला होता है अपने लिए एन सी डेल्टा टी, ध्यान रखना एन सी डेल्टा टी, कैपिटल सी है यानी मोलर स्पेसिफिक हीट है ये गैस के लिए, और यही अगर सॉलिड और लिक्विड होता मैं स्मॉल सी कर देता है, वो स्पेसिफिक हीट हो जाती है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट, ध्यान रखना। और अगर बोल दिया कि हीट उसने कांस्टेंट वॉल्यूम पे एब्जॉर्ब किया है तो यही सी सीवी बन जाएगा। बोला हीट कांस्टेंट प्रेशर पे निकालिए तो यही सी सीपी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? अगर बोला कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकालिए इसका मतलब यही सी क्या बन जाएगा बेटा? सीवी ना। और बोला यही हीट कांस्टेंट प्रेशर पे निकालिए क्योंकि, तो एन सीपी। इसके सिवा तुम हीट निकालने के लिए पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कोई फार्मूला सोचना भी, जब भी फर्स्ट लॉ क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो अगर हीट निकालना है दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए, एन सी डेल्टा टी हमको लगाना ही लगाना। और वो साफ साफ क्वेश्चन में चमकता हुआ दिखाई देगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेगा तो ये सी सीवी होगा, और इस सीवी के बारे में भी आपको पता है, CV इक्वल टू F/2R आया है ना हमने, F/2R। अब वो अगर हीलियम गैस होगी तो मोनोएटॉमिक गैस होगा तो F की वैल्यू रख देंगे 3, ऑक्सीजन N2H2 डायटोमिक गैस होगी तो 5, और अगर पॉलीएटॉमिक गैस होगी तो 6, ठीक है। और सीपी कभी निकालने की जरूरत पड़ जाएगी तो अपने को सबसे सिंपल फार्मूला CV प्लस R, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे CV प्लस R, ठीक है। ध्यान रखना हीट के लिए तुम्हारे लिए आज से यही फार्मूला जो थर्मल तुम्हारी हेल्प करेगा, NC डेल्टा टी, इसके सिवा कुछ सोचना भी मत, ठीक है। अगर FLOT का क्वेश्चन आ गया तो हीट निकालना पड़ा तो यही फार्मूला है। अब वो कांस्टेंट वॉल्यूम देगा या कांस्टेंट प्रेशर देगा तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा फिर बात आ रही है तुमको इंटरनल एनर्जी भी निकालना पड़ सकता है फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन में। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का यही फार्मूला, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल, ठीक है, और जो भी प्रोसेस है आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी गैस के लिए बोल दिया और अपन लोग सब पढ़ क्या रहे हैं गैस, तो ये फार्मूला फिक्स है NCV डेल्टा टी, बस यही फार्मूला है। बोलो सर हीट वाला जो है, हाँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है वही तो इंटरनल एनर्जी है। बात समझा क्या? तो इंटरनल एनर्जी चेंज का गैस के लिए यही फार्मूला आज से आपको लगाना है।
फिर चाहे वो आइसोबारिक ही बोले तो यहाँ सीपी मत कर देना, यहाँ गड़बड़ करते हो। हीट अगर बोलेगा तब तुमको ये करना पड़ेगा हीट, लेकिन बोला कि कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ सीपी करके पूरा रायता मत फैला देना क्वेश्चन, ठीक है। ये हर प्रोसेस के लिए सेम होता है, फिर चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे एडियाबैटिक। चेंज इन इंटरनल एनर्जी गैसियस सिस्टम के लिए, गैसियस इतनी बातें बता रहा हूं बेटा, वही पकड़ोगे ना तो थर्मो का न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा आपसे, क्योंकि थर्मो के न्यूमेरिकल गलत होने का मतलब होता है तुम्हारा कंसेप्ट वीक, ठीक है। कंसेप्ट वीक हो जाएगा, थर्मो के न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे, जान जाइए। इसलिए मैं कट टू कट जो बातें बता रहा हूं उसको पकड़ लोगे, तुम देख लेना FLOT का फर्स्ट का थर्मोडायनामिक्स का तुम्हारा सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, मुझे पता है यही 3 चीज निकलवाएंगे, ठीक है। इसके लिए तुम सीधे बता दिया भैया, ये फार्मूला दिमाग में चिपका लो, NC डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दे देंगे, नहीं दे देंगे थोड़ा खेलेंगे तुम्हारे साथ, मास देंगे तो मास अपॉन मोलर मास करके मोल निकालना बैठ के, और मोल कंसेप्ट तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, ठीक है। डेल्टा T हमेशा देंगे, टेंशन ही मत लो कि 25 से 125 हो गया, सीधे बोल देंगे टेम्परेचर। फंसोगे तुम सी में, और सी तुम्हारे लिए 2 चीजें क्लियर होगी, या तो CB या तो CP। क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये प्रोसेस हुई या कांस्टेंट प्रेशर, साफ साफ बताएगा तुमको, कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो CB निकाल लेंगे फटाक से, और F/2 रखेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ये क्या है, हीट जो है उसके एनर्जी यूनिट जूल होती है, तो यहाँ F/2 और R की यूनिट 2 कैलोरी रखेंगे, 2 और 2 प्यार से कट जाएगा, बात समझे ना, और चमचमाता हुआ आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान रखेंगे इस बात। तो CB होगा F/2R और CP होगा CB प्लस R, समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है। डेल्टा U का फार्मूला गैसेस सिस्टम में क्या होता है बेटा, NCV डेल्टा T, फिर चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस बोले, आइसोबारिक बोले, आइसोकोरिक बोले, एडियाबैटिक कुछ भी बोले, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐसे ही निकलती है भाई। आइसोथर्मल बोल देगा तो डेल्टा T 0 रख दूंगा, इंटरनल एनर्जी चेंज ही 0 हो जाएगा। और ये पता नहीं कितने बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू 0 +1 -1 ऐसे कुछ, ठीक है। आइसोथर्मल का डेल्टा T क्या हो गया 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई 0, और दुनिया के हर कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा अच्छे से। तो डेल्टा U के लिए ये फार्मूला आप नहीं भूलोगे, और Q के लिए ये फार्मूला, और इनके लिए जानते हो -P एक्सटर्नल डेल्टा V, इनके लिए कोई टेंशन नहीं है। ये क्या होगा -P एक्सटर्नल डेल्टा V, बहुत कम चांस है लगाना पड़े, डायरेक्ट वर्क डन ही पूछते हैं, तो ये और ये निकाल के तो इसको निकाल ही दो, P डेल्टा V लगाना भी साथ नहीं पड़ेगा आपको, ग्राफ का क्वेश्चन जब तक ना आ जाए फर्स्ट क्लास। समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ इस चीज की फील ले लो जरा, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इंटरनल एनर्जी है बेटा, इसका मतलब आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को आप 2 तरह से चेंज कर सकते हो, या तो आप सिस्टम को हीट दे दो, बात समझना, अगर आप सिस्टम को हीट दे दोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ये क्वेश्चन आपको केवल इतना समझा रहा है कि आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को 2 तरीके से चेंज कर सकते हो, या तो आप सिस्टम को क्या दे दो, हीट दे दो, ठीक है, तो उसकी इंटरनल बढ़ जाएगी, या तो सिस्टम पे कुछ एहसान कर दो, वर्क कर दो, तब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का 2 ही तरीका है, या तो सिस्टम को तुम हीट सप्लाई कर दो, सराउंडिंग से क्या दे दो, हीट दे दो, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। या तो सिस्टम पे वर्क कर दो, सिस्टम को क्या कर दो, वर्क कर दो, तब भी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इंटरनल चेंज करने के 2 ही तरीके, या तो उसको हीट दे दो, या तो बेटा थोड़ा सा वर्क कर दो, एहसान कर दो उसके ऊपर। होता है ना कभी कभी आप किसी गरीब के पास जाते हो तो या तो आप उसको खाना खिला देते हो या तो पैसा भी देते हो, तो उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। खाना भी खिला दो तब भी एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, पैसा दे दो तब भी जाके कुछ छानना घोटना वो खाएगा। बात समझा क्या, तो बस वही, तो 2 तरीके से आप इंटरनल एनर्जी को क्या कर दोगे, चेंज। पैसा देते हो जाके बियर वर्क मिलेगा, वो खाना नहीं, ठीक है, नहीं जाके तंबाकू बाबू खा लेते हैं वो लोग, शौकीन लोग होते हैं सब, तुम भी लेते हो हमको लगा। Q प्लस W, बताओ इतना तक समझ में आया अच्छे से क्या। तो बात आई कि आप तो स्टेटमेंट बोल दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सब समझा दिया, न्यूमेरिकल पे पहले फोकस कर दिया, क्योंकि हमको पता है तुम स्टेटमेंट कर लोगे, न्यूमेरिकल आएगी तभी तुम लोग की हवा टाइट होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, जो बचपन में तुमको ऐसे पढ़ा दिया गया था, बताया नहीं गया था थर्मोडायनामिक्स। Energy can neither be created nor to be destroyed, can be converted from one form to another। बचपन में से हल्के से पढ़ा के तुमको भेज दिया गया था क्लास से, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, जो पढ़ाया गया था वही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी इसका मतलब बेटा कि जब भी किसी प्रोसेस के दौरान किसी एक फॉर्म की एनर्जी डिसअपीयर होती है, तो उतने ही अमाउंट में किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी रीअपीयर हो जाती है। यानी नेट एनर्जी लॉस
इज इक्वल टू 0। यानी थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर आप बोलते हो सर हम काम करके थक गए तो थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं मानते, क्योंकि नेट एनर्जी लॉस तुम्हारा क्या है, 0 है। अगर तुम चल भी रहे हो, दौड़ भी रहे हो, तुम काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी जा रही है, लेकिन हीट एनर्जी तुम गेन कर रहे हो, पसीने आ रहे हैं आपको, एनर्जी तो दे रहा है ना दूसरी फॉर्म में तुमको। तो नेट एनर्जी लॉस क्या बोलते हैं, दौड़ने के बाद थक गए। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कुछ थकावट वकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेट एनर्जी लॉस क्या होती है अपनी, 0। यानी एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज कांस्टेंट। यानी 100 साल पहले जितनी यूनिवर्स में एनर्जी थी आज भी उतनी है, और 100 साल बाद भी उतनी लगे रहेगी, ये बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर कोई सिंपल सा पूछे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर इतनी बड़ी बातें नहीं बोलना चाहते उसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। बात समझ ना, क्या है ये, एनर्जी कंजर्वेशन ना, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहती है, इसी को बोलते हैं। अब मतलब कहने के कई तरीके होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया तब भी सामने वाला समझ जाएगा हाँ फर्स्ट लॉ तुम बता रहे हो। पूरा बोलने के इच्छुक हो पूरा बोल सकते हो, ठीक है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और एलेबोरेट करना चाहते हो, whenever a particular form of energy is disappear during the process and equivalent amount of some other form of energy reappear, ठीक है। और अच्छा बोलना चाहते हो, नेट एनर्जी लॉस ऑफ एनी प्रोसेस इज 0, या यूनिवर्स की एनर्जी जो होती है कांस्टेंट। सब बोलो एक ही बात बोलता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ गया? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू निकालने का फार्मूला क्या यूज करोगे हमें, डेल्टा यू निकालना पड़ जाए तो एन सी वी डेल्टा डी, बाकी कुछ सोचना ही, ठीक है। एन सी तुमको पहुंचा देगा डेस्टिनेशन तक ही, अगर ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में रहेगा। डेल्टा यू हम यहीं से निकालेंगे चाहिए, और वर्क डन के दो फार्मूला हमने पढ़ाया। बात समझ में आ गया? अब आता है बेटा कुछ पहले थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं इसका। सबसे पहले बात करते हैं बेटा डिफरेंट प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ खूबसूरत से फैक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस, बराबर। चलो बहुत ध्यान समझिए, पहला बोलता हूं, यानी ये मेरे नोट्स में मिलेगा कंक्लूजन्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आराम से देखिए, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा अच्छा एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बराबर ना? आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। एक बात बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट होते इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी क्या? अरे हम जानते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी का एकमात्र फार्मूला एनसीवी डेल्टा टी, जो दुनिया के किसी भी प्रोसेस पे वर्क करता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1 भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0, कोई चेंज ही नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कोई चेंज नहीं होगा। तो होगा क्या, बहुत ध्यान सुनिए। अब अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस में अप्लाई करूं तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको 0 कर दूं क्या बेटा, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू 0 हो जाएगा ना आइसोथर्मल। तो क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी क्यू इक्वल टू माइनस, समझ रहे हो? ठीक है क्या होगा समझो। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा बताओ क्यू के सामने पॉजिटिव साइन लगा है या नेगेटिव, ठीक है। क्यू के सामने बेटा कुछ नहीं लगा है, पॉजिटिव ना। इसका सिस्टम क्या हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, पहले बोलो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? अच्छा बताओ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मैं कितने तरीके से बढ़ा सकता हूँ, तो या तो सिस्टम को हीट दे दूं या तो एहसान करो, सिस्टम पे वर्क करो, बराबर, ठीक है। तो अब बताओ अगर जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, यानी डेल्टा यू क्या हो गया, 0। तो जितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की उतने का एहसान कर दिया सिस्टम पे, वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो 0 है ना आइसोथर्मल में। जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा जाएगी कहां, बोले भैया तुम तो 0 हो चुके हो, अब इतनी हीट लेके आया हूं, मुझे किसी ने दिया, क्या करूं, चलो ये हीट है ना, तुम जरा गैस फैल जाओ ऊपर, तो ठीक है, वर्क डन बाय द गैस, गैस एक्सपांड कर जाएगी फटाक से। बात समझ पा रहे हो क्या? यानी अगर प्रोसेस आइसोथर्मल, और देखो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जहां तुम्हें पेन नहीं उठाना पड़ेगा अगर दिमाग चलाते हो, ठीक है। सीधा बोलेगा कि एक गैस है, पूरा पूरा मैं बनाता हूं इसका क्वेश्चन, कि एक गैस है,
जो एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली या रिवर्सिबली, ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग 200 किलो या कि गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एंड फॉर आइसोथर्मल ही मतलब कि सिलेंडर एब्जॉर्ब 200 किलो जूल ऑफ हीट। क्या बोला, एक हमारे पास गैसीय सिलेंडर है जो आइसोथर्मली सराउंडिंग से 200 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। बहुत प्यार समझना, एक हमारे पास गैसीय सिलेंडर है जो आइसोथर्मली सराउंडिंग से 200 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। बताइए वर्क डन कितना होगा, -200, खत्म, विदाउट पेन उठाए। बात समझा क्या? क्योंकि अगर आइसोथर्मल बोल दिया इसका मतलब डेल्टा ई तो 0 हो गया ना, सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी उतने का तो वर्क करेगी ना, और वर्क के सामने नेगेटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ना, जितनी हीट दिया है 200 -200 कर दो तो वर्क हो। ऐसे क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं जहां पे आपको कहां पे पेन नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर दिमाग चलाते हो तो। समझ में आया पहला ऑब्जर्वेशन? ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। सारा हीट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में, वो सारी हीट से क्या होगा, गैस जो है पिस्टन को ऊपर ढकेल देगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड है अपने पास बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या बेटा, डेल्टा V 0 होता है क्या, वॉल्यूम में चेंज 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोकोरिक प्रोसेस में लगाऊं, ठीक है, तो आपने को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वल टू ये होगा। अच्छा, क्या मैं वर्क डन को लिख सकता हूं प्लस माइनस P डेल्टा V, चलेगा वर्क डन का फॉर्मूला? अच्छा एक बात बताओ, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या डेल्टा V 0 होगा? भैया आइसोकोरिक प्रोसेस में कहां वर्क डन होता है, ठीक है, जब तक वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तब तक वर्क डन का आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ डेल्टा V क्या रखूंगा, 0, ये पूरा फैक्टर 0। इसका मतलब क्या, डेल्टा U इक्वल टू Q। अब आप बताइए कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, Q के सामने पॉजिटिव साइन, यानी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी अगर आइसोकोरिक, दिमाग लगाना बेटा, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0। ये क्या हो गया, 0। सिस्टम जितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो क्या करेगा, उसके बाद एक ही काम बच गया, भैया तुम ही बचो तुम ही मर जाओ, ये तो 0 है। बात समझा ना? यानी हीट एब्जॉर्ब, ड्यूरिंग बहुत काम की बातें बता रहा हूं ये सब बेटा, ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जितनी सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, सिस्टम ने जितनी हीट को एब्जॉर्ब किया, भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो हीट वर्क में तो कन्वर्ट होगी ही नहीं अब, क्योंकि वर्क डन तो 0 है आइसोकोरिक का, तो सारी हीट कहां चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना? ध्यान रखेंगे कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, इसका मैं बताओ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम जो भी हीट एब्जॉर्ब करता है वही तो इंटरनल एनर्जी। अभी पढ़ा था NCV डेल्टा T, डेल्टा U का फॉर्मूला, वहां CV ही क्यों आया, अब समझ में आ गया ना सर, CP क्यों नहीं आ रहा है इस फॉर्मूले में, जो आप बताए कि दुनिया के हर प्रोसेस के लिए सही होता है, इसका CV क्यों आया, रीजन समझ में आया? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम जो भी हीट को एब्जॉर्ब करता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। इसीलिए क्या होता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकालते हैं तो इसी Q को हटा के ये कर देते हैं। समझ में आया क्या अच्छे से एकदम? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आइसोकोरिक प्रोसेस। और इससे भी खतरनाक पॉइंट बोल रहा हूँ, जरा सुनना। नॉर्मली जो हीट होती है ना बेटा, वो याद करो पाथ फंक्शन होती है, याद करो हीट और वर्क तो कैसी क्वांटिटी थी, पाथ फंक्शन। बाकी बेटा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब था स्टेट फंक्शन। तो वर्क एंड हीट मन में क्या पता, पाथ फंक्शन। बट ये इतना खूबसूरत सा प्रोसेस है जिसमें हीट स्टेट फंक्शन हो गया। आपको देखिए क्या बराबर हो गया, क्या डेल्टा यू। तो हीट अगर डेल्टा यू के बराबर है तो डेल्टा यू क्या है, खुद में स्टेट फंक्शन। इसका मतलब यहाँ हीट भी क्या होगी, स्टेट फंक्शन। और यही क्वेश्चन IIT JEE और नीट पूछता है और गड़बड़ करते आते हैं, ठीक है, कि हीट जो है आपको क्या लगता है, पाथ फंक्शन। तो क्या बोलेगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अरे कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है उसके बराबर है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी खुद में क्या होती है, स्टेट फंक्शन। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट जो होती है और पाथ फंक्शन नहीं होती, वो स्टेट फंक्शन। समझ में आया क्या? ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट क्या हो जाती है बेटा, स्टेट फंक्शन। नॉर्मली हीट बोला है तो पाथ फंक्शन।
समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा हम लेते हैं आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड है अपना एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हीट ही जीरो होता है क्या? हीट की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या? क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन। ये देखिए, ठीक है। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है यानी सिस्टम आइसोलेटेड, सराउंडिंग से किसी भी तरह से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, भाई अगर सराउंडिंग से इंटरैक्ट नहीं करेगा तो हीट चेंज तो जीरो आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है? देखो वर्क के सामने पॉजिटिव साइन लगाया या नेगेटिव साइन लगाया? वर्क ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम? इसका मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा और आप सिस्टम पे काम करोगे तो सारा काम कहाँ यूटिलाइज होगा? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना। बात समझे ना? यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा? इंक्रीज। और वाइस वर्सा, वर्क डन बाय द सिस्टम डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। उल्टा भी पूछ सकते हैं आप, तैयार है ना? ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ सीधा, तो तुम्हारे दिमाग उल्टा भी चलना चाहिए कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है क्या? इस सब बातों को दिमाग में सेट कर लेना अच्छे से। अच्छा नॉर्मली बताओ, नॉर्मली वर्क डन क्या होता है? पाथ फंक्शन, यहाँ है स्टेट फंक्शन। बात समझा क्या? क्योंकि देखो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी खुद में क्या है? स्टेट फंक्शन, इसलिए वर्क डन भी यहाँ पे है स्टेट फंक्शन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसा होता है? स्टेट फंक्शन। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट कैसी होती है? स्टेट फंक्शन। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अब आता है आपका आइसोबारिक प्रोसेस, इसको भी देख लो। आइसोबारिक प्रोसेस, देखो आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा यानी डेल्टा P टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब एक बात जरा सुनो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है। अच्छा बेटा, इसको क्या मैं इस हीट को QP लिख सकता हूँ क्या? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, ठीक है। और क्या वर्क डन को माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा भी लिख सकता हूँ? P डेल्टा भी। तो अगर मैं QP को इधर कर लूं तो क्या होगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, बराबर ना? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब एक बात समझो, जो एंथैल्पी, जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, जो एंथैल्पी जब मैं पढ़ाऊंगा, एंथैल्पी होता है U प्लस PV। क्या होता है? U प्लस PV। एंथैल्पी होता है U प्लस PV। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको ऐसा करूं डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, तो क्या डेल्टा H लिख सकता हूं? अरे एंथैल्पी U प्लस PV होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो अगर यहाँ पे अगर ये H है तो यहाँ डेल्टा लगा है, यहाँ डेल्टा लगा है, तो क्या मैं QP इक्वल टू डेल्टा H लिख सकता हूँ क्या? और डेल्टा H होता है एंथैल्पी, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम के पास जितनी हीट होती है वो एंथैल्पी कहलाती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम के पास जो भी हीट है वो इंटरनल एनर्जी है। बात समझना दोनों में अंतर, ठीक है। अगर यहीं पे QV लिखता था तो ये डेल्टा U आया था आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। QP से डेल्टा H आया, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट होती है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। इसी वजह याद करो, जब हम हीट का फॉर्मूला निकालते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो NCP डेल्टा T लिखते हैं, और इसी को तुम क्या लिख सकते हो? डेल्टा H भी लिख सकते हो, एंथैल्पी। बात समझ ना? तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट होगी वो क्या होगी आपका? डेल्टा H को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी अभी के लिए समझो कि हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी हीट मौजूद है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो QP इक्वल टू डेल्टा H। और अगर यहां से भी नहीं समझ पा रहे तो वो और इलैबोरेट कर देता हूं। QP इक्वल टू डेल्टा U, क्या मैं U2 माइनस U1 लिख सकता हूं? ठीक है, प्लस इसको क्या V2 माइनस V1 लिख सकता हूं?
तो QP इक्वल टू क्या, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1 लिख सकता हूँ। अच्छा, QP इक्वल टू U2 माइनस PV2 लिख सकता हूँ, U2 प्लस PV2 और माइनस U1 प्लस PV1 लिख सकता हूँ क्या? एक बात बताओ, H इक्वल टू U प्लस PV होता है क्या? तो क्या U2 प्लस PV2 H2 होगा क्या? अरे बोलो ना यार। और U1 प्लस PV1 H1 होगा क्या? H2 माइनस H1 डेल्टा H होगा क्या? समझ में आया? ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट होती है बेटा सिस्टम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? एंथैल्पी। एकदम दिमाग में सेट हो रहा है ना टॉपिक? ठीक है, चलिए अब साइक्लिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे QP इक्वल टू डेल्टा H आया, नॉर्मली हीट क्या होती है? पाथ फंक्शन। एंथैल्पी होती है स्टेट फंक्शन। क्या आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट है वो किसी स्टेट फंक्शन क्वांटिटी के बराबर लिखी गई है क्या? इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में भी जो हीट होती है वो स्टेट फंक्शन, वो क्या होती है? स्टेट फंक्शन। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, पकड़ते चलो बेटा, मुंह से 4-4 नंबर निकल रहे हैं, पकड़ लोगे तो बड़े फायदे में रहोगे। ठीक है, अगला देखो, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, अच्छा साइक्लिक प्रोसेस में याद करो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमेशा सेम रहता था, एक लूप बनता था, मैंने बताया साइक्लिक प्रोसेस में। यानी जब सिस्टम एक से अधिक प्रोसेस करता है और फाइनली अपने इनिशियल स्टेट में लौट आता है, बोलते हैं ना सुबह का बोला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं, बस वही उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। बट वो वाला क्या अपने घर से जाओगे सीधा आओगे, लूप नहीं बनाओगे। हाँ, अपने घर से निकलो किसी और के घर, फिर वहां तक तब लूप बन जाएगा, तब तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस। बात समझा? चलो जाने दो, सिंगल लोग परेशान हो जाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस बेटा क्या होता है? सारी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी का चेंज क्या होता है? जीरो। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U क्या होगा? डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा S क्या होगा? डेल्टा G क्या होगा? सब जीरो होता है। जितनी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया है एक्सेप्ट वर्क एंड हीट, साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि वह तो क्या पाथ फंक्शन थी, बाकी सारी प्रॉपर्टी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होती है? जीरो। इसका मतलब अगर साइक्लिक प्रोसेस में मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दूं तो जो होता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, साइक्लिक प्रोसेस साहब ये जीरो हो गया, इक्वल टू Q प्लस W, यानी Q इक्वल टू माइनस, जस्ट लाइक आइसोथर्मल। समझ में आ रहा है ना? तो ये हुआ कंक्लूजन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब समय आता है इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, जितने कंसेप्चुअल बातें हो सकती थी मैंने सब डिस्कस कर दिया। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे न्यूमेरिकल करते हैं? चलो अब न्यूमेरिकल के लिए तो मुझे उठाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल थोड़ी याद रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे इस पे, बोला 500 कैलोरी ऑफ हीट, आराम समझे, 500 कैलोरी ऑफ हीट is given to the system, बेटा बात मत करें, given to the system perform 350 कैलोरी। समझिए पीछे मुड़ गया तो बात करते पाओगे तो बाहर कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आजकल का 1-1.5 साल से मिले नहीं हो, किसी को मारा नहीं, ठीक है, तो हाथ में बहुत खुजली हो रही है। हाँ सही है, क्योंकि कोविड से कुछ मिला नहीं, तो मुझे 2 साल हो गए किसी को पीटे। तुमसे पहले वाले बैच में तो बहुत पीटा था, पूछना, ठीक है, इतना मार दिया था पेरेंट्स आ गए, तो वो चीज नहीं होना। और पेरेंट्स से भी क्या मैं लिखा के ले लेता हूँ, जब आते हैं मैं लिखा लूंगा, अच्छा आप लिख के दे दीजिए, ये पढ़े ना पढ़े, इसका रिजल्ट कैसा भी आए, आप क्लास में कुछ नहीं बोलोगे तो हम इसको छुएंगे भी नहीं, आप लिख के दीजिए। और कोई पेरेंट्स लिखता नहीं होता, ठीक है ना, बोलते सर और पीटो। आप समझा ना? मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मैं पहले मारूंगा फिर तुम्हारे पापा को बुलाऊंगा यार और बोलूंगा सर ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मारना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप लिख के दीजिए कि मेरा लड़का बर्बाद हो जाए सर, ठीक है, आप उसको नहीं छू सकते। और कसम से मैं नहीं छूता, अगर कोई पेरेंट लिख के दे देगा ना कि हाँ सर
कोई दिक्कत नहीं, मारिए पीटिए नहीं, हमको पता है कि कुछ वैसे भी नहीं कर पाए, गलती से पैदा हो गया, ठीक है, अपना रह गया। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ठीक है, भाई मिस्टेक हो जाती है लोगों से, क्या करेंगे, हाँ, जीन म्यूटेशन हो गया। कैलोरी वन, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल, मार्कर लेता हूँ, बोला ऐसा तो चमकता हुआ मार्कर, इंटरनल एनर्जी। बेटा आराम से, एकदम पहले बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल बढ़ा देंगे। देखो क्या बोला, सब लोग ध्यान दो बेटा, देखो बड़े आसान आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, अगर ध्यान दोगे डेफिनेटली आपको भी, जो यहाँ बैठा हुआ जिसको बिल्कुल मूड नहीं है ना कि हम नहीं समझेंगे, मैं बोल रहा तुम एक बार ध्यान दो, तुमको भी ना समझ में आ जाए बताना, ठीक है, जिनको लगता है ना कि हमको केमिस्ट्री समझ ही नहीं, एक बार आप ध्यान दीजिए, बस जितना मैं समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, अगर आपको भी ना समझ में आया तब बताना, फिर खुद सोचना कि साला हम पढ़ते नहीं है और कुछ नहीं, ठीक है, दिमाग सबका बराबर ही है। इधर देखो बेटा क्या बोल रहा है, 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। जब भी सिस्टम बोले तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए कि भैया एक कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरी है और जिसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए सिस्टम है हमेशा के लिए। बोला 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, मतलब मैं बाहर से सिस्टम को बेटा 500 कैलोरी हीट दे रहा हूं, बराबर, ये देखो, तो यहाँ पे हमने बाहर से इसको कितना हीट दिया बेटे, 500 कैलोरी। अच्छा बताओ, अगर सिस्टम को हीट मिलेगी तो सिस्टम की हीट पॉजिटिव होगी, यानी अपने को क्यू का साइन क्या रखना पड़ेगा, प्लस 500 कैलोरी, कितना बात सेट हुआ, हीट गिवन टू द सिस्टम। फिर क्या बोला, जब इतनी सिस्टम हीट को रिसीव, मतलब इसको रिसीव हुई बेटा कंटेनर को, तो सिस्टम परफॉर्म 350 कैलोरी वर्क, यानी सिस्टम ने 350 कैलोरी का वर्क किया। अच्छा देखो हम वर्क कैसे करते हैं, अगर हम पिस्टन को दबाते बेटा तो पिस्टन नीचे जाता, तो होता कि हमने वर्क किया, तो खुद क्या बोला, किसने वर्क किया, सिस्टम, और सिस्टम जब वर्क करेगा, गैस को वर्क करना होगा, तो गैस इस पिस्टन को ऊपर भेजेगी, गैस एक्सपांड करेगी ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है क्या, इसका मतलब बताओ सिस्टम खुद काम किया, तो वर्क डन का ये वैल्यू आपको नेगेटिव में रखना होगा। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बोला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट आप थर्मोडायनामिक्स लगाइए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस W, यही निकाला डेल्टा यू, तो क्यू कितना है, प्लस 500 प्लस माइनस 350, कितना आएगा 150 कैलोरी। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझ में आया क्या, बिल्कुल आसान, मतलब आपको सिर्फ समझना है कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, बस यही इतना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ अच्छा बेटा माइनस क्यों आया, क्या बोला बेटा, देखो 500 जूल हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक है, सिलेंडर ने, और मेरा सिस्टम परफॉर्म, सिस्टम ने खुद काम किया, जब सिस्टम काम करता है बेटा तो वर्क डन नेगेटिव लिया जाता है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ऐसे समझो बेटा, सिस्टम परफॉर्म 350 कैलोरी वर्क, यानी खुद साफ साफ बोल रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, और जब सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम थक जाएगा, इसलिए उसकी एनर्जी को हम क्या लेते हैं, माइनस। जब हम काम करेंगे तो हम सिस्टम के ऊपर एनर्जी बढ़ा देंगे, सिस्टम का फायदा हुआ, जब भाई तब तुम खुद काम करोगे तुम थकोगे ना, तुम्हारा असाइनमेंट कोई और लिखेगा तुमको थोड़ी थकावट होगी, बात समझ में आ रहा है क्या, समझ गए। चलो अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया लेवल, 0.5 मोल, और ध्यान सुनिए, मोबाइल आप साइलेंट पे कर ले, नहीं तो सीधे क्या होगा, यहाँ पे जमा कर लूंगा इसको मैं, और तुम्हारे सामने पानी लाऊंगा, उसी में से ड्रॉप कर, हाँ कुछ भी तुम रखे हो, फिर मोबाइल में बहुत पकड़ता हूँ, ध्यान रखना, मोबाइल भी तुम्हारे पापा को मिलेगा, फिर तुम्हारे पहले पासवर्ड पूछूंगा क्या है, सब देखूंगा तुम क्या क्या रखे हो, सारा उलझुल मटेरियल होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे मैसेज सारे पढ़ लूंगा, तुम्हारी वाली फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस, हमारे 125 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जितने क्वेश्चन कराऊंगा इतना सुन लोगे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट, तीन चीजें पूछा बेटा, पहला हीट निकालिए,
दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए, और तीसरा वर्क डन। आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। देखो क्या बोल रहा है बेटा, 0.5 मोल ऑफ O2, देखो कोई डेटा प्रोवाइडेड नहीं है, केवल आपको क्या दिया है, आराम से समझिएगा प्लीज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आपको दिया है 0.5 मोल, ये पता है अपने को। इज हीटेड फ्रॉम 25 to 125, डेल्टा टी कितना होगा 100, T2 - T1, डेल्टा टी भी अपने को पता चल गया भाई, ये तो आएगा 100। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करके फालतू का समय मत वेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस का हो चाहे केल्विन का हो, इक्वल ही आएगा। तो इसको चाहे केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 जोड़ के फिर भी घटाओगे 100 ही है। बात समझ आ रहा ना, तो दिमाग मत लगाना, बैठ के समय मत खराब। डेल्टा टी क्या हो गया आपका 100। नंबर ऑफ मोल्स दिया, क्या क्या पूछा है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो मैंने बोला क्वेश्चन साफ साफ बता देगा करना क्या है, क्योंकि अगर तुमसे पूछा कैलकुलेट हीट, तुम कंफ्यूज रहते कि पता नहीं कांस्टेंट प्रेशर वाला निकालूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला निकालूं। साफ साफ क्वेश्चन बोल दिया कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हीट का तो एक ही फॉर्मूला होता है आपका, क्या, NC डेल्टा टी, यही है हीट निकालने का फॉर्मूला। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो ये Cp, समझ में आ रहा अच्छे से, Cp। N दिया है बेटे, डेल्टा टी दिया है बेटे, प्रॉब्लम कहां फंसी है, Cp। अच्छा एक बात बताओ, अपने को पता है Cp इक्वल टू होता है F/2R, हाँ, और Cp इक्वल टू होता है Cp प्लस R, है ना। एक बात बताओ बेटा, क्या O2 डायटोमिक गैस है? डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, इसका मतलब Cp निकालो तो 5/2R, और R को आसान करने के लिए कैलोरी में लेना, बाद में जूल किलो जूल खेलेंगे आराम से, सर ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको 2 कैलोरी ले लो, R की 2 से 2 कट गया तो Cp कितना आ गया बेटा 5। अब देखो Cp क्या होगा 5 + 2, R की वैल्यू कैलोरी में 2, यानी Cp आ गया 7। समझ में आ गया क्या? बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मैथमेटिक्स। 0.5 × 7 × क्यों निकल जाएगा ऐसे, समझ में आया कि अच्छे से कैसे हैंडल करना है। अब आता है क्या, डेल्टा यू। एक बात बताओ बेटा, डेल्टा यू निकालने के लिए Q + W, अपने को Q मिल गया, लेकिन वर्क डन नहीं मिला ना अभी तक, तो पहले क्या कोशिश करें, वर्क डन निकालें। कैसे निकालेंगे, अब बताओ, यहाँ पे क्या होगा आपका, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, यहाँ पे Q मिल गया ना, Q मिल गया, और डेल्टा यू क्या होता है, पहले डेल्टा यू निकाल लो। इसको मैं सॉल्व कर मैं लिख देता हूं कितना आया है। आई होप ये आया है मेरा 350, बराबर ना कैलोरी, ठीक है 350 कैलोरी, ये सब भैया आप क्रॉस चेक करें। उसके बाद आता है कि भाई डेल्टा यू निकालिए ना, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला तो दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो शायद यही होता है ना। इसका मतलब ये हो गया 0.5, Cv अभी अभी निकाला हमने कितना 5 ना, और डेल्टा टी क्या हो गया 100, तो ये हो गया 500, ये 1/2 या 250 ना, 250 कैलोरी डेल्टा यू आ गया। अब निकालना है वर्क डन, तो बस अब वर्क डन के पी डेल्टा भी मत लगा देना, कुछ मालूम नहीं है तुमको डेल्टा वेल्टा। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प ले लीजिए, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। इसका मतलब डेल्टा यू माइनस Q इक्वल टू वर्क डन क्या है, और डेल्टा यू कितना निकाला तुमने 250, Q कितना निकाला 350 इक्वल टू वर्क डन, यानी क्या -100 इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आया -100, ठीक है। तो एक बात बताइए क्या हुआ, वर्क डन क्या आया -100, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। टोटल क्या हो रहा है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो डाउट तो नहीं किसी को, अगला क्वेश्चन, मतलब देखो यहाँ पे क्या था ना, ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि तुम Cp Cv निकालना सीखो, बात समझ ना, Cp Cv कैसे निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम is heated from 27 degrees Celsius to 327 डिग्री सेल्सियस। इतना हमको बोला कि 1 मोल हीलियम को बेटा हम हीट कर रहे हैं 27 से 327, ये डेल्टा टी साफ साफ दिख रहा होगा 300, बराबर ना। अच्छा क्या बोला आपने को
कि दो प्रोसेस दिया, कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा दिया बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों प्रोसेस में आपको क्या क्या निकालना है बेटा? हीट निकालना है एंड आपको वर्क डन निकालना है। इसमें भी आपको हीट निकालना है और वर्क डन। मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर। आराम से बैठे हैं सब बंद करके, कोई कॉपी पे निकालना है, चल रही चलने तो कॉपी में लाना ही बंद कर दिया हमारे, लिखना ही नहीं पड़ता है। चलिए सॉल्व करिए, पहले कांस्टेंट प्रेशर पे ये सॉल्व करिए, फिर कांस्टेंट और दोनों के लिए अलग अलग आंसर बताइए। डाल दे, तू भी कुछ कर ले, कोना पकड़ के रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए। One mole of helium gas. F की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो? 3। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मोनोटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 3 है। हाँ, जो नादान लोग हैं वो भी सुन ले, F की वैल्यू 3 यूज करना, ठीक है? जो कुछ नहीं पता बैठ गए पे चला रहे पर्ची का, ठीक है? क्या करना सब समझ में आता है बेटा, बाप तुम्हारा, ठीक है? हमको 8 साल एक्सपीरियंस में हो गया, हम देख के पहचान जाते हैं कौन एक्टिंग कर रहा है, किस बात कर रहा है। ये वही लोग हैं जो पूरे एग्जाम में पंखा लाइट नहीं देखते जब तक होता है, क्या करता है। चलो करो प्रयास करो बेटा, गलत निकालो, कुछ तो निकालो, ज्यादा ज्यादा गलत आएगा बस, लेकिन प्रयास करते क्या पागल मरा रहा है कुछ। क्या है बेटा? 3 किसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर निकाला पहले, तो हीट कितना है तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पे? हाँ तुम्हारा हीट कितना है पहले हीट बताओ, वर्क इसको पहले ये बता रहा है, ये बता रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कितना निकाला? हीट अरे कुछ वैल्यू आई होगी हीट की। हाँ हीट ये क्यू का कितना है, क्यू का आंसर। और ये वर्क डन गलत है, फिर से करो, मिस्टेक की हो। चलो हीट वर्क डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हीट 900, वर्क डन 0, एक्सीलेंट। समझा? अरे ऑनलाइन वाले भी कुछ आंसर देंगे,
पढ़ाई कुछ मतलब ही नहीं चल रहा है। ऑनलाइन वाले कुछ नहीं बोल रहे भाई, आंसर वगैरह आ गया बेटा। 15 -6 9 0 ना, वेरी गुड। अपने से किया होगा तो ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। हमें करना पड़ेगा, बोलिए किसी की डिमांड हो तो। नहीं समझा मैं करूं, समझ में आ गया बोल भाई, शर्माने की बात नहीं, मैं कर दूंगा, ऐसा कर दूं। अच्छा रुक जाओ, अच्छा तो कुछ लोग कर रहे हैं करना, जैसा पहला क्वेश्चन बताया था वैसा डिटो सेम। और वैसे देखो वहां पे तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया, वर्ग 0 कर दो भाई। आ गया बेटा, वेरी गुड। तुम्हारे बोर्ड का जो एग्जाम होगा ना, बोर्ड एग्जाम बेटा ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे जहां तुमको एनसीपी डेल्टा टी एनसीपी डेल्टा टी करना। तुम्हारे बोर्ड का सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो सीधे बोलेंगे इतना हीट एब्सॉर्ब हुई, इतने का वर्क डन किया, बता दो इंटरनल, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस पे, जहां सीपी सीबी आपको कैलकुलेट करना। वर्क डन का सर -600 आया होगा ना, वर्क डन -600 आया हमारा भी। जिस सच में तूने आंसर निकाल लिया ना, पार्टी क्या दोगे? चलो समझो यार, इधर जिनको नहीं है समझो है बेटा, तुम लोग समझ लो यार। तुम लोग वैसे भी 11th में कुछ नहीं पढ़ के आए हो, 12th में एडमिशन लिए हो ना, 11th में कुछ नहीं पढ़ा होगा बेटा, और 12th भी मूड बना के बैठे कुछ पढ़ोगे ही नहीं। 11th में आपने कुछ नहीं पढ़ा, सच में। जो यहाँ पे 12th में आए हैं, कम से कम यहाँ जो 11th में थे उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जो अभी 12th में एडमिशन लिए है ना बेटा 11th में, इसका मतलब आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया था, सीधी सी बात, ठीक है। और अभी 12th में आए और यहाँ पे भी नहीं पढ़ रहे, इसमें किसका नुकसान कर रहे हो बेटा, तुम बताओ जरा। हमारा कोई नुकसान नहीं है बेटा, हमारा मीटर चल रहा है, बात समझा ना। नुकसान आप अपना कर रहे हो। 11th कुछ पढ़ा नहीं, 12th में यहाँ समझने का भी प्रयास नहीं कर रहे, जाने दो, हम लोग क्या करते हैं, हम नहीं समझे। और अगर आप सोच रहे हो कि इस साल भी कोविड रहेगा तो पास हो जाओगे, तो गलत सोच रहे हो। तुम्हारा एग्जाम इस साल होगा, इकोनॉमिक्स का पेपर पे लिखो, हर साल ऐसे लॉलीपॉप जैसा नहीं मिलेगा। बहुत लोग अगर तुम दिमाग लगा के बैठे हो ना, कोविड बेटा, कोविड कितना भी वर्स्ट कंडीशन आएगी, दिसंबर के बाद कुछ कोविड नहीं रहेगा। तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम नोट करके ले रहे हो, मेरी बात याद कर। अगर तुम इस दिमाग में चल रहे हो ना कि यार क्या करना है, मोबाइल चलाते हैं, कोरोना तो आएगा, ठीक है, एग्जाम होगा, कोरोना अपने पीक पे आ जाता है तुरंत, ठीक है। तो तुम्हारे साथ तुम इतने, हमारी शक्ल देख के तुमको, मुझे इतने सौभाग्यशाली तुम लग नहीं रहे। तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, जानते बात समझ आ रहा ना। और मैं तो हमेशा मनाता हूं तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसे फोकट का पास मत हो, ठीक है। चलो ध्यान दो, जिसको सब नहीं समझा बेटा ध्यान दीजिए, उनके लिए बता रहा हूं, बाकी सबने कर लिया है। देखो बेटा क्या बोला है, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस is heated from 27 to 327 डिग्री सेल्सियस। आपको बेटा दो प्रोसेस अलग अलग बोल दिया कि एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकाल दीजिए और वर्क डन निकाल दीजिए, और एक बार बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे यही चीज करिए। तो देखो परेशान होने की बात नहीं है, पहले देखो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस गिवन है 1, यानी n आपको पता चल गया बेटे। और हीट कहां से कहां किया गया, 27 से 327, तो डेल्टा टी आएगा 300 बराबर।
डेल्टा टी भी मिल गया। अब आपको निकालना है क्यू। कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो एन सी पी डेल्टा टी बराबर क्यू का ही चेंज होता है, बाकी डेल्टा ही तो दोनों जगह सेम ही रहे। अब प्रॉब्लम ये है एन पता चल गया, डेल्टा टी, मामला फंसा है सीपी पे, ठीक है। और सीपी निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, क्योंकि बिना सीपी निकाले सीपी की कल्पना करना भी पाप है, ठीक है। तो क्या होगा, सीपी इक्वल टू होगा बेटा एफ बाई 2r। अब बात आती है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद कर लो मोनोटॉमिक का होता है 3, बताया था ना, मोनोटॉमिक गैस का जितना पढ़ाया सबका एप्लीकेशन है 3/2 और r को हमेशा कैलोरी में मान लेना, ठीक है। तो 2 ये कट गया बेटा, तो Cv की वैल्यू आ गई 3। आपको सर हमको तो Cp चाहिए था, तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R होता है ना बेटे, तो Cv आ गया 3 और R होता है कैलोरी में 2, तो 3 + 2 यानी 5। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अभी वो परेशान मत होना सर, आप बार बार कैलोरी निकाल रहे हो, अब मेरा आंसर जूल में दिया था, यार कैलोरी आएगा तो क्या जूल में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे क्या हम लोग, समझ में आ रहा है क्या। तो एक बात समझो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया बेटे 1, Cp की वैल्यू 5 और 300 ना, ये डायरेक्ट आ गया 1500 कैलोरी, तो क्यू आपका सॉल्व हो गया 1500 कैलोरी, ठीक है। अब आता है बेटा वर्क डन। अपने को पता है यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कुछ लोग क्या कहते हैं बेटा, देखो अभी तो आप सॉल्व करोगे आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन जो दे रहा है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन दे रहे हैं, और जब आप मिसलेनियस बैठोगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज होगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाऊं कि W = -P डेल्टा V लगाऊं, इस बात को समझिएगा। वहां पे समझ में आता है कि तुम कितना ज्यादा अच्छा सोच रहे हो। अभी तुम्हें पता है कि ये टॉपिक पढ़ा रहा है बंदा, तो इसी से क्वेश्चन दिया होगा, यही फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट लॉ, बट लास्ट में जब आपको मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे ना तो आप यहाँ पे बेटा एक बार फंस जाती हो, यार क्यू दे दिया, वर्क डन, वॉल्यूम में चेंज नहीं दिया है, ठीक है, कैसे निकाले वर्क डन। तो जब कुछ ना समझ में आया तो फर्स्ट लॉ को याद कर लेना एक बार, शायद वहां कुछ ना हेल्प मिल जाए आपको। तो बेटा डेल्टा यू इक्वल टू क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है क्या, वर्क डन निकालना है, डेल्टा यू माइनस क्यू कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। क्यू तुम ऑलरेडी निकाल के 1500 बैठ गए हो, अब सारा डिस्कशन अटका हुआ है डेल्टा यू, ये निकल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हमने बताया कि डेल्टा यू का तो एक ही फॉर्मूला है जो दुनिया के किसी भी प्रोसेस के लिए सर्वदा सत्य होता है, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, बराबर ना बेटे, यही होगा। एन कितना है तुम्हारा, कितने मोल गैस है 1, सीबी अभी अभी निकाला था याद करो, और ये हो गया क्या 300, यानी डेल्टा यू आ गया 600 कैलोरी। अरे हाँ गलती हो गई, मालिक गलती हो गई 900। हाँ बेटा ये आ गया 900। चलो अब यहाँ पे रख दो बेटा 1500, यहाँ पे क्या आ गया डेल्टा यू 900 ना, और क्यू कितना निकाले हैं 1500, और ये वर्क डन -600 ना, और वर्क डन माइनस का मतलब क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, यदि गैस एक्सपेंशन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैस एक्सपेंशन हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव मतलब गैस एक्सपेंशन। बात समझ में आया। आइए इधर पे अब तो हो जाएगा आराम से। यहाँ पे अगर बोलूं तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का फार्मूला बोलो गैस के लिए, NCP डेल्टा T, यही होगा। अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे n कितना 1, C भी कितना निकाला 3 निकाला ना, और ये हो गया, ये भी आ गया 900 कैलोरी आगा, क्यू भी ना बेटा क्यू। अब क्या निकालना है, वर्क डन, तो डेल्टा यू माइनस क्यू इक्वल टू वर्क डन। और आप बताइए डेल्टा यू कितना है भाई, डेल्टा यू थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये दोनों भाई डेल्टा यू का फार्मूला यहाँ पे भी मैं क्या लगाऊंगा, ये कहां गया डेल्टा यू, अच्छा ये एनसीबी डेल्टा टी। डेल्टा यू तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, चाहे फिर आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम, चाहे कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू का फार्मूला तो बार बार यही आएगा। ये तो 1, ये 3 और ये क्या था 300, ये 900 तो फिक्स है इंटरनल एनर्जी, यानी इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, उसका फार्मूला सेम था। तो डेल्टा यू तो है 900 माइनस क्यू भी कितना निकाला 900 और यानी 0, वर्क डन आ गया आपका 0। समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया आईआईटी का देखो। For an isobaric process, बड़ा प्लीज बात मत करें,
or an isobaric process of n mole of an ideal gas, n mole of an ideal gas. देखो तुमको आइडियल गैस ना भी बोले ना तो अपने आप आइडियल मान क्वेश्चन सॉल्व करते समय, हाँ एन आइडियल गैस, क्योंकि सारा कुछ अपने को आइडियल गैस पे ही पढ़ना है। आइडियल गैस, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, इसका रेशियो निकालना है, क्यू अपॉन डब्ल्यू, ठीक है ठीक है। डेल्टा क्यू, और आपको पता है आइसोबारिक प्रोसेस बोल दिया इसलिए डेल्टा लिखते क्योंकि स्टेट फंक्शन बन चुका है, बाकी क्यू अपॉन डब्ल्यू ही पूछ सकता है, ठीक। ऑप्शन दिया आपको यहाँ पे गामा अपॉन गामा प्लस 1, गामा प्लस 1 अपॉन गामा, अब आईआईटी क्वेश्चन तो ऐसे आपको परेशान करेगा ना, गामा माइनस 1 अपॉन गामा और गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है, ये ऑप्शन है। क्या ट्राई करेंगे एक बार, फिर मैं बताऊं, कोशिश तो करो, करो भाई तुम लोग करो, कोशिश करो, पहले आप दिमाग लगाइए, फिर मतलब कुछ है नहीं, आप इसको देख के बस कर रहे हो। निकालो, ऐसा कर लेता, निकालो निकालो, क्यू निकालो, वर्तन निकालो, आइसोबारिक प्रोसेस बोला, क्यों परेशान, निकालिए। कोशिश करो, हम लोग बताएंगे, दिमाग को लगा लो, फिर मैं बताता हूँ। हमें तो पता चलना चाहिए क्या कोई टीम माइंड बैठा है क्या, जैसा गोबर तो पता होना चाहिए ना कि क्या किसका दिमाग कितना तेज चल रहा है, तभी तुम्हारा भाग्य लिखेंगे ना कि तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारे बस का है कि नहीं। वेरी गुड विराज, एक्सीलेंट। विराज को बोलो पकड़े, कोई आंसर नहीं लिखा, विराज ने निकाला आंसर। ऑनलाइन में सबके आंसर आ रहे हैं, आ रहा बेटा, कुछ समझ ना रहा, करना क्या है, कोशिश कर रहे हो, मैं बताऊं, चलो देखो कुछ नहीं करना है, देखो बहुत ध्यान समझो, इसका रेशियो निकालना बेटे, पहले बस यहां से एक बात सेट कर लो यार, आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब जहां डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू का रेशियो लेना है बेटे, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या ये NCP/dt होगा, क्यू आइसोबारिक में यही फॉर्मूला होता है ना क्यू का, बस ये हो चुका है। अब आते हैं सर वर्तन कैसे निकाले, तो एक बात बताओ, अपने को पता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q प्लस डब्ल्यू ना, इसका मतलब डेल्टा U माइनस क्यू इक्वल टू वर्क डन, यही होगा। अब बात आती है सर, यहाँ पे आपने तो Q निकल गया, डेल्टा U कैसे निकालेंगे, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T रखेंगे ना, डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, NCV डेल्टा T। तो अब एक बात बताओ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे ये रख लूं वर्क डन की जगह, तो इसको यहाँ रख लूं, डेल्टा U क्या रखूं, NCV डेल्टा T रख सकता हूँ, माइनस Q क्या NCP डेल्टा T, क्या यही वर्क डन होगा, बस अब ये वर्क डन उठा के पूरा यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ से और सॉल्व कर देता हूँ, क्या यहाँ से मैं n डेल्टा T कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या CV माइनस CP होगा इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। अब इसको उठा के तुम यहाँ रख लो,
एन डेल्टा टी सीवी माइनस सीपी, एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया क्या, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू सीपी अपॉन सीपी माइनस सीवी। गामा की फील्ड लो जरा, सीपी अपॉन सीवी क्या गामा होता है क्या, पॉइजन रेशियो सीपी अपॉन सीवी। तो अगर इसका मतलब मैं सबको अगर सीवी से डिवाइड मारूं तभी गामा के फॉर्म में कुछ मिलने वाला है, इसको जरा सबको सीवी से डिवाइड मार दो, तो सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन क्या हो जाएगा आपका सीवी, और सीवी अपॉन सीवी, उल्टा लिखे सीपी सीवी माइनस सी कितना है, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, सीवी अपॉन सीवी माइनस सीपी अपॉन सीवी। क्या बेटा सीपी अपॉन सीवी गामा होता है क्या, यानी गामा सीवी अपॉन सीवी 1 और सीपी माइनस सीवी गामा, गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये ऑप्शन है। समझा, इस तरह से आ रहा समझ में कुछ, ठीक है। ऐसे दिमाग चलना चाहिए अगर तुम आईआईटी सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग इस तरह काम करना चाहिए, कैसे क्या निकालना चाहिए ना। फ्लैट क्वेश्चन मिले अच्छी बात है, बट ऐसे भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिले दिमाग में चलना चाहिए कि आप कर क्या सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, अभी भी और भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर से ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। शाम को नहीं करना।